नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। हमने बात की थी कि एनडीए में सीट बंटवारा खासतौर पर आने वाले बिहार चुनाव के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है, और वो इसलिए क्योंकि एक अनार 100 बीमार। अगर हम सीटों की बात करें तो मात्र 243, लेकिन अगर जो डिमांड्स सामने आ रही हैं उसको देखें तो ऐसा लगता है कि कम से कम 500 सीटों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये समस्या सिर्फ एनडीए की हो, ऐसा नहीं है। ये समस्या पूरे बिहार की है या फिर उन सभी राज्यों की है जहां पर गठबंधन की सरकारें चला करती हैं। प्रश्न ये है कि कौन मैनेज उसे बेहतर तरीके से करता है, और जीत शायद इसी में छिपी हुई है। लालू यादव 78 साल के हो चुके हैं। उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, वहां जो बिहार में महागठबंधन है, जो राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस कहलाता है, महागठबंधन में सबसे बड़ी लीड पार्टी के तौर पर लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। एक दौर था जब सबसे ज्यादा वो सीटें लड़ा करती थी और थोड़ी बहुत सीटें वो अपने सहयोगियों को दे दिया करती थी। लेकिन वक्त बदल गया है। पिछले 20 सालों से सत्ता से बाहर आरजेडी के लिए इस बार करो या मरो की लड़ाई है, और इस करो या मरो की लड़ाई में उसे एकोमोडेट करना पड़ेगा। लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ये त्याग की सीमा क्या होने जा रही है? आखिरकार कितनी सीटें हैं ऐसी जो लालू यादव और उनकी पार्टी छोड़ सकते हैं, या फिर ऐसी कितनी सीटें हैं जिनके दम पर चुनाव लड़ करके अपने आप को कंफर्टेबल रखा जाए? ये प्रश्न आज की तारीख में महागठबंधन के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न एनडीए के सामने भी है। तय नहीं हो पा रहा है वहां भी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी लड़े जनता दल यूनाइटेड, और जो ताल ठोक रहे हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उनको कितनी दी जाए। लेकिन हालात इधर भी कुछ बेहतर है, ऐसा नहीं है, और आज आपको इसी बारे में हम बताते हैं। देखिए, ऐसा है कि पिछली दफा कहा यही गया कि एकदम बहुत करीब तेजस्वी यादव 2020 में सरकार बनाने के पहुंच गए थे, और अगर थोड़ी बहुत मदद उन्हें मिल जाती, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी से, तो सरकार तो महागठबंधन की पिछली दफा ही बन जाती। फिर क्या दिक्कत थी कि कांग्रेस को देने के बावजूद वो बेहतर नहीं कर पाई। और इस बार कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए, पिछली दफा कांग्रेस को 70 सीटें लड़ने के लिए दी गई थी आरजेडी के द्वारा 70, और इन 70 सीटों में मात्र 19 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी। मात्र 19 सीटें, 51 सीटों पर उसकी हार हो गई थी। और ये तब हुआ था जब चिराग मॉडल के तहत चिराग पासवान हर उस सीट पर चुनाव लड़ रहे थे जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार थे, और ज्यादातर सीटों पर जनता दल यूनाइटेड की हार की वजह बने थे चिराग पासवान। तो ऐसे में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई? लेकिन अब दूसरा पक्ष सुन लीजिए। कांग्रेस का यह मानना है कि अमूमन जितनी भी सीटें हमें दी गई थीं, वो सभी की सभी सीटें ऐसी थीं जिसे कभी महागठबंधन ने जीती ही नहीं। ज्यादातर सीटें उसकी ऐसी ही थीं, और कम सीटें ऐसी थीं जहां पर फाइटिंग चांसेस थे। लिहाजा हमने कोई खराब प्रदर्शन थोड़ी ना किया। हमें जितनी सीटें मिली, हम उसमें से करीब करीब 30 to 40% सीट्स जीतने में कामयाब रहे। अब वो ऐसी सीटें दे देंगे आप जहां कभी जीत ही नहीं पाए हैं, तो फिर वो संख्या तो बन जाती है। जाहिर है कि वो सीट जीती नहीं जा सकती है। कांग्रेस के साथ इस बार जो खेला हुआ है वो नहीं होने दिया जाएगा। 2025 के चुनाव में हम वही सीटें लेंगे जिसमें स्ट्राइक रेट बेहतर होता है। एक तो ये डिमांड है, और दूसरी, हालांकि अभी तक कांग्रेस ने बोला नहीं है कि वो कितनी सीटें चाहती है, लेकिन उसने अपने सहयोगियों के जरिए डिमांड्स प्लेस करने शुरू कर दिए हैं। बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है जब आप देखेंगे कि तमाम घटक दल आपस में बैठकर ये तय करेंगे कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, और उसके पहले एजेंडा सेट किया जा रहा है। 100 सीटें कांग्रेस को चाहिए, पप्पू यादव ने कहा है। पप्पू यादव कांग्रेस में हैं भी, नहीं भी हैं। पप्पू यादव को पसंद नहीं करती है आरजेडी, ये सबको मालूम है। लिहाजा वो खुलकर बोल सकते हैं। तेजस्वी के बारे में बोलते हैं, लालू यादव के बारे में बोलते हैं, और लगातार बोलते हैं। पप्पू यादव ने कह दिया। पप्पू यादव अपने आप को कांग्रेस का कहते हैं। कांग्रेस इस बात से इनकार भी नहीं करती है। हालांकि
लोकसभा का चुनाव उन्होंने इंडिपेंडेंट जीता है, इसीलिए वो ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, पर अपने आप को कांग्रेस के विचारों का सिपाही बोलते हैं। 100 सीटें इस बार मांगी गई हैं। 70 सीटें पिछली दफा दी गई थी, 243 में से 100 सीटें। अगली मांग सुनिए किनकी है। अगली मांग वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी। ये जो मुकेश सहनी साहब हैं, ये किस गठबंधन से कब लड़ेंगे, इस बारे में बहुत ज़्यादा आप और हम निश्चितता के साथ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके होने से तेजस्वी यादव को फिलहाल फ़ायदा तो होगा, क्योंकि पूरे कोसी बेल्ट में कहा यही जाता है कि जो नदी के किनारे का इलाका है, मलाह जाति जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ इस वक्त विकासशील इंसान पार्टी और मुकेश सहनी एक फैक्टर बन चुके हैं, क्योंकि अमूमन मलाहों की पार्टी नहीं है बिहार में। ये पहली दफ़ा है जब बड़े संगठित तरीके से एक ऐसी पार्टी जो कि मछुआरों की पार्टी है, फिशरमैन पार्टी है, वो खड़ी हुई है और ये वोट बैंक अपने आप को विकासशील इंसान पार्टी से जुड़ा मानता है, मुकेश सहनी को नेता मानता है। मुकेश सहनी कहते हैं 60 सीटों पर लड़ूंगा। पिछली दफ़ा 4 जीत पाए थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, वो भी चले गए। अब रहा सवाल कि ये 60 सीट, वो 100 सीट। तीसरी डिमांड भी है, अभी जाइए नहीं कहीं, क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य जो एक बड़े ही गंभीर नेता हैं वामपंथ के, बिहार उनकी कर्मभूमि रही है, CPI-ML चलाते हैं और उन्होंने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट पिछली दफ़ा मेंटेन किया था। 19 सीटें वामपंथ को मिली थी, उसमें से 11 पर जीत हुई थी और इस बार उनका ये कहना है कि वामपंथ को कम से कम 45 सीटें चाहिए। 45, 40, 45 सीटें चाहिए। वो इतनी सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अब आप सोचिए, 100 सीटें कांग्रेस को चाहिए, 60 सीटें चाहिए विकासशील इंसान पार्टी को, 160 और 40 से 45 सीटें, यानी कि 200, 205 सीटें। इसका हिसाब तो हो गया। लेफ्ट वाले अगर ये कहते हैं तो उनकी बातों में थोड़ी बहुत यकीन की जा सकती है कि उनका आंकड़ा बढ़ना चाहिए, 45 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहा है, ख़ास तौर पर वो जल जंगल ज़मीन की बातें करते हैं, वो लोगों को जोड़ते हैं और उनकी अपनी एक पकड़ कुछ क्षेत्रों में अभी भी बरकरार है। वाम आंदोलन जिंदा है, ये बात इसी बात का सबूत है और वो अपने आप को फैला करके चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकें, तो उनकी बातों में कहीं ना कहीं एक दम नज़र आता है। तो अगर उनकी जो डिमांड्स है उसे भी जायज़ आप मानते हैं, तो फिर ये आंकड़ा तो 205 पहुँच गया। अब आ जाइए तृणमूल कांग्रेस की बात। तृणमूल कांग्रेस बगल के पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है, लेकिन खास बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के ऐसे 2 मजबूत सांसद हैं जो कभी बिहार से सांसद रह चुके थे, शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आजाद। शत्रुघ्न सिन्हा पटना से कई बार सांसद रहे, बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। इस वक्त वो आसनसोल से सांसद हैं, लेकिन ममता बनर्जी चाहती हैं ऐसे में, जबकि 2 बड़े नेता उनके पास हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता और कीर्ति आज़ाद। याद करें 1983 वर्ल्ड कप टीम में कीर्ति आज़ाद एक खिलाड़ी के तौर पर थे, नेशनल लेवल क्रिकेटर, मुख्यमंत्री रहे भागवत झा आज़ाद के बेटे और बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो भी इस वक्त दुर्गापुर से सांसद हैं तृणमूल कांग्रेस के। ये दोनों वैसे इलाके हैं बंगाल के जहां बिहारी समुदाय एक बड़ी संख्या में रहता है और इन दोनों को टास्क मिला हुआ है कि तृणमूल कांग्रेस को आप बिहार में ले जाइए। और आप जानते हैं कि कैसे तेजस्वी यादव और ममता बनर्जी की वो तस्वीरें जब तेजस्वी के घर लड़का पैदा हुआ वो आई थी और उनकी उम्मीदें हैं कि कुछ सीटें उन्हें भी मिले। 1 दर्जन सीटें मांगते हैं और कुछ सीटों पर वो चुनाव लड़ें। अगर मान लीजिए कि 1 दर्जन सीटें उन्हें चाहिए तो आंकड़ा 205 से बढ़ाइए और 217 पर लेकर चले जाइए। लेकिन बात यहीं कहीं कहाँ ख़त्म हो रही है, बात यहाँ से भी आगे बढ़ेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरफ बंगाल तो दूसरी तरफ झारखंड, और झारखंड में सरकार इस वक्त जो चल रही है उसमें हेमंत सोरेन के साथ आरजेडी भी तो है, गठबंधन की सरकार है वहाँ पर। और गठबंधन की सरकार, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी सहयोग करके वहाँ पर इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए हैं, वहाँ लीड पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, तो उसकी अब उम्मीद है कि वो
बिहार में भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़े और आरजेडी से वो कुछ सीटें मांग रही है। वो कहती है कि दर्जन भर सीटें तो उन्हें भी चाहिए, 10 सीटें तो कम से कम चाहिए, क्योंकि जो इलाका बिहार का झारखंड से लड़ा हुआ है उन इलाकों में वो अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। खड़े करेंगे क्या, वो करते रहते हैं, उम्मीदवार करें, लेकिन वो चाहते हैं कि महागठबंधन का हिस्सा हो जाए। 217 में अब जोड़ दीजिए 10 और सीट, 227 हो जाती है। तो बच कितनी जाती हैं सीटें? अभी और भी गठबंधन सहयोगी बाकी हैं जो कि खड़े हो जा सकते हैं। तो 227 सीटें हो जाती हैं, 243 सीटों में बच जाती हैं मात्र 16 सीटें। क्या तेजस्वी को मात्र 16 सीट देना चाहते हैं उनके सहयोगी? क्या ये स्थिति है बिहार में? अगर ये स्थिति है तो जाहिर है कि बड़ा तनावपूर्ण माहौल है महागठबंधन के लिए भी, क्योंकि सीट बंटवारे में इतने दावे के साथ जब बंद कमरे में बैठेंगे लोग तो फिर कितना नीचे आएंगे। क्या इस बात को महसूस कोई नहीं कर रहा है कि आरजेडी के लिए करो या मरो का प्रश्न है? वो लगातार 20 सालों से बाहर है। तेजस्वी यादव एक नए नवोदित सितारे की तरह बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से ब्रांड वैल्यू के साथ मौजूद हैं और उनका चेहरा बहुत लोगों को पसंद है। लेकिन अगर उनके सहयोगी शर्तें लगाते हैं तो फिर वो गठबंधन, वो वर्कर्स का एक दूसरे को सहयोग करना और आपसी तालमेल कहाँ से हो पाएगा? लिहाजा सबको अपने अपने पांव खींचने पड़ेंगे और आरजेडी के सामने यही बड़ा प्रश्न है कि आज की तारीख में जब वो खुद कहती है कि वो 150 सीटों से कम पर नहीं लड़ेगी। अंदर खाने आप आरजेडी वालों से बात कीजिए तो वो कहते हैं कि 150 से 155 या कभी दूसरे नेता 160 तक कह जाते हैं। और वो कहते हैं, उनके कहने में बात जायज़ भी लगती है। लगता ये है कि आरजेडी अगर बिहार में चुनाव नहीं लड़ेगी तो कहाँ लड़ेगी? इस बात को यदाकदा तेजस्वी भी कहते आए हैं कि तृणमूल के लिए बंगाल है, जेएमएम के लिए झारखंड है, बाकी दलों के लिए दूसरे दूसरे प्रदेश हैं, पर हमारे लिए तो बिहार ही है। और हमें ही कहा जा रहा है कि आप ज़रा कम सीटों पर लड़िए क्योंकि हम यहाँ लड़ने आ रहे हैं। अब आखिर में सबसे ख़ास और वो कि असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आप जानते हैं सीमांचल में पिछली दफ़ा उसने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया। ऐसा प्रदर्शन जिसने कहा जाता है कि तेजस्वी से वो चांसेस छीन ली जिसके ज़रिए वो मुख्यमंत्री बन सकते थे, क्योंकि 5 सीटें न केवल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जीत ली, बल्कि उन्होंने कई सीटों पर तेजस्वी यादव के उम्मीदवारों का, महागठबंधन के उम्मीदवारों का खेल खराब किया और उसका ही नतीजा हुआ कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। लिहाजा इस बार उसको ज़रा दूसरे नज़रिए से देखा जा रहा था, क्या किया जाए एआईएमआईएम के बारे में। लेकिन अचानक से एक ऐसा वाक़या पेश आता है जिसमें कि इंटरनेशनल डेलीगेशन जो गया सांसदों का, उस डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी की अपनी जो परफॉर्मेंस रही है उसको लेकर के चारों तरफ वाहवाही मची हुई है। और अब वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम से ज़्यादा एक मजबूत पार्टी जो कि मुसलमानों के लिए, उनके हक के लिए लड़ती है, ऐसी पार्टी के रूप में रिकग्नाइज हो गई है। तो जाहिर है अब उसकी अपनी एक डिमांड है और वहाँ के स्थानीय जो अध्यक्ष बिहार के अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा है कि हम महागठबंधन का हिस्सा होना चाहते हैं, आरजेडी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या हमें सहयोगी बनाया जाएगा? अगर नहीं बनाया जाएगा तो हम बिहार की 50 सीटों पर लड़ेंगे। और उसका अर्थ बड़ा सीधा है, अगर वो लड़ते हैं तो 50 सीटों पर गैर भाजपा, गैर एनडीए वोटों का बंटवारा और भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के उम्मीदवारों की जीत। तो ऐसे में अभी भी मामला फंसा हुआ है। ओवैसी को साथ लेना अगर है तो फिर उन्हें भी एक सब्सटैंशियल नंबर ऑफ सीट्स खासतौर पर सीमांचल में देनी पड़ेगी, जहां बहुल आबादी मुसलमानों की है। कुछ ज़िलों में, चाहे वो किशनगंज की बात हो, अररिया की बात हो, यहाँ तक कि पूर्णिया तक की बात हो, बहुत से सीट्स ऐसे हैं जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवारों पर दाव लगाया जा सकता है। लिहाजा तेजस्वी यादव के लिए और लालू यादव के लिए चीज़ें आज बहुत ही अच्छी लग रही होंगी। बहुत सी बधाइयाँ मिली हैं। 78 पाउंड का केक उन्होंने काटा है। वो बहुत दिन और जिए और सब लोगों ने उनको यही एक तरह से दुआ दी है। लेकिन इसके बाद वो टफ राउंड शुरू होने जा रहा है जहां नेगोशिएशंस शुरू होती हैं और ये नेगोशिएशंस बहुत आसान आरजेडी के लिए भी नहीं रहने वाली हैं। लिहाजा
ये बात भी अपने आप में दिगर है कि जहां एक तरफ लड़ाई होनी है एनडीए वर्सेस महागठबंधन, लेकिन उस लड़ाई से पहले एक लड़ाई होनी है एनडीए के भीतर और एक लड़ाई होनी है महागठबंधन के भीतर। आपस में एलाइज के बीच कौन किसको कितनी सीटों पर तैयार कर लेता है, और क्या नाराज़गी में आके कोई इधर से उधर चला जाएगा या उधर से इधर आ जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा स्कोप तो है नहीं। और तीसरा गठबंधन बहुत ज़्यादा आपको अवसर नहीं देगा, क्योंकि प्रशांत किशोर तैयार हैं तीसरे गठबंधन के तौर पर। नाराज़ होकर के लोग उनकी पार्टी से जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, और ऐसे में त्रिकोणीय जहां संघर्ष होगा वहां रिजल्ट हमेशा बहुत ही ज़्यादा अप्रत्याशित आ जाते हैं। पिछली बार चिराग पासवान के एक्सपेरिमेंट से, जिसे चिराग मॉडल कहा जाता है, वो साबित हो चुका है। क्या करेंगे तेजस्वी को कितनी सीटों पर लड़ना चाहिए? क्या 150 155 की बातें सही हैं, या फिर उन्हें पीछे हट करके एकोमोडेट करना चाहिए? और कांग्रेस जो 100 सीटें मांगती है, क्या ये जायज़ है? क्या ओवैसी को साथ में लेना चाहिए? ये तमाम प्रश्न हैं। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।